हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। कहानी का शीर्षक है एक और अहिल्या। दोस्तों, इस जमाने में भी ऐसी महिलाओं की कमी नहीं है जो बहुत प्रताड़ित की गई हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत के साथ सबका सामना किया और अपनी जगह बनाई समाज में। ऐसी एक कहानी प्रस्तुत है, एक और अहिल्या। उसे सब अन्नू कहकर बुलाते थे। मीनल का सामान ट्रक से उतर ही रहा था कि वो चाय लेकर आ गई थी। कुर्सियां ट्रक में ऊपर ही रखवाई गई थी, इसलिए पहले ही निकाल ली गई थी। मीनल के पति रेवेन्यू विभाग में अधिकारी थे। आम तौर पर सरकारी बंगला और चपरासी की सुविधा मिलती थी, इसलिए किचन का पैक्ड सामान निकालकर खोलना शुरू करवा दिया था मीनल ने। असुविधा इसलिए भी नहीं थी क्योंकि हर सामान के ऊपर स्लिप लगी थी। अन्नू चाय लेकर आई थी तो मीनल ने ना नुकुर नहीं की थी, धन्यवाद कहकर चाय पीना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस समय सचमुच चाय की बहुत जरूरत थी। मीनल ने उसका परिचय प्राप्त करने के बाद अपने पति से उसका परिचय करवाया था। अन्नू सामने वाले मकान में रहती थी। उसके पिता रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर थे। वे लोग भी सरकारी मकान में रहते थे। कॉलोनी सिविल लाइंस थी, इसलिए सभी लोग सरकारी विभाग से जुड़े थे। ये अलग बात थी कि उसमें से कुछ लोग रिटायर्ड भी थे और उनके सरकारी नौकरी से जुड़े बच्चों के नाम वो मकान अलॉट हो गए थे। धीरे धीरे अन्नू रोज मिलने लगी थी। पता चला था कि उसका पूरा नाम अनामिका त्रिवेदी था। वो प्राइमरी स्कूल में टीचर थी और उसका 3-4 वर्ष का एक छोटा लड़का था। मीनल ने उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानने का कभी प्रयास नहीं किया था, जबकि उसे बहुत उत्सुकता थी। ट्रांसफर के बाद नई जगह में सामान सेट करना भी एक कठिन काम होता है। मीनल भी रोज थोड़ा थोड़ा सामान जमाती जा रही थी। कभी कभी बहुत थक जाती थी। अन्नू के आने पर वो अपनी थकान का जिक्र करती थी तो वो बड़ी सादगी से कहती थी, मुझे बुला लिया करिए भाभी जी, कम से कम संडे संडे तो आ ही सकती हूँ, बाकी दिन तो स्कूल की व्यस्तता रहती है। मीनल संकोच इसलिए भी करती थी कि वो अपने बेटे को तैयार करके स्कूल भी भेजती थी और खाना भी बना कर जाती थी स्कूल। समय की कमी तो उसके पास भी थी। मीनल के बेटे बाहर थे और फिर बहुएं भी नौकरी करती थी, इसलिए उन लोगों का जल्दी जल्दी आना संभव नहीं था। मीनल के पति का रिटायरमेंट भी 3 साल बाद होना था। मीनल अकेली होने के कारण अन्नू का शाम को इंतजार किया करती थी। धीरे धीरे शाम को उन दोनों का साथ टहलने का प्रोग्राम भी बनने लगा था। आसपास के लोगों के बारे में भी चर्चा होने लगी थी। उसी कॉलोनी में कई जजेस के बंगले भी थे और अन्नू की पहचान उन सभी से थी। मीनल खुद थोड़ी सी रिजर्व नेचर की थी और पड़ोस में भी ज्यादा किसी से घुल मिल नहीं पाती थी, इसलिए वो जिससे भी मिलने जाती थी सामान्य परिचय के लिए, तो अन्नू के साथ ही जाने की कोशिश करती थी। वैसे तो अन्नू और मीनल की उम्र में कम से कम 7-8 साल का अंतर था, लेकिन दोनों हम उम्र सहेलियों की तरह बातचीत करने लगी थी। मीनल अपनी बहुओं और बेटों के बारे में भी
अन्नू से कभी कभी बात कर लेती थी। कभी कभी मीनल अपने पति मुकेश की कही हुई किसी बात का जिक्र भी अन्नू के सामने कर देते थे। मीनल बड़ी सहजता से अन्नू से बात करती थी। कुछ भी छुपाने का कोई भी प्रयास वो नहीं करती थी। लेकिन अन्नू कभी कभी बात करती हुई बड़ी असहज हो जाती थी। ऐसा लगता था कि वो कुछ बताना भी चाहती है और छुपाना भी चाहती है। समय बीत रहा था, मगर अन्नू की पहेली अभी तक मीनल के सामने सुलझी नहीं थी। मीनल कभी कभी अकेले में इस बारे में सोचा करती थी। एक शाम वे दोनों टहलने गई थीं। उस शाम कुछ ठंड ज्यादा थी, लेकिन अन्नू ने कोई भी स्वेटर वगैरह नहीं पहना था। मीनल ने उसे टोका था कि इतनी अधिक ठंड में स्वेटर नहीं पहना है, बुखार आ सकता है। अकेली रहती हो, बीमार हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर हंसकर कहा था, मुझे ही सेवा करनी पड़ेगी तुम्हारी। अन्नू ने एक उदासी के साथ कहा था कि उसका शरीर ठंड का आदी है, उसे ठंड लगती ही नहीं, इसलिए बुखार भी नहीं आएगा। मीनल ने कहा था कि ऐसा भी कभी होता है। तब अन्नू की आंखें आंसुओं से भर गई थी और बोली थी, मेरा पति मुझे जाड़े की रातों में नंगे फर्श पर सुलाता था। मीनल ने ताज्जुब से कहा था, लेकिन तुम उसकी बात मानती क्यों थी? अन्नू ने सिसकते हुए कहा था, न मानने पर सिगरेट से जला देता था। हे भगवान, मीनल के मुंह से निकला था। इंसान था या जानवर? मीनल ने अन्नू की स्थिति को देखते हुए एक पुलिया पर बैठने का इशारा किया था और खुद भी बैठ गई थी। मीनल ने कहा था कि आज जब बात शुरू हो ही गई है तो सब कुछ बता दो, मन हल्का हो जाएगा। घाव को अधिक दिन तक छुपा कर रखोगी तो नासूर बन जाएगा। नहीं भाभी, अन्नू ने कहा था, ये नासूर तो जाने कब से रिस रहा है। बस उसे अकेले मैं महसूस करती हूँ। बेटा इतना छोटा है कि उसके साथ भी दर्द नहीं बांट सकते। भाभी किसी को बताती तो इसलिए नहीं कि बात फैलेगी और लोग मुझ में ही कमियां निकालने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा था कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, निरपेक्ष भाव से सुनूंगी। मुझ पर तुम भरोसा कर सकती हो। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। उसने गहरी सांस लेकर कहना शुरू किया था, बाबूजी ने बहुत ढूंढ कर अच्छा सा वर मेरे लिए तलाश किया था। चूंकि मैं सुंदर नहीं थी तो ये माइनस पॉइंट तो था ही मेरी तरफ से। वो वर सुंदर था, न सिर्फ सुंदर बल्कि समृद्ध भी थे। लेकिन बाबूजी के पद के प्रभाव के कारण बात बन गई थी। मैंने भी बाकी लड़कियों की तरह सपने पाले थे, लेकिन हर सपना सच तो नहीं होता। खुश थी मैं कि एक सुंदर से पति की अर्धांगिनी बनूंगी। बनी भी, मगर शायद कुछ महीनों तक ही पति मेरा रहा। बाबूजी द्वारा दिए गए दहेज का असर भी कुछ ही महीनों तक रहा। मेरा कोई प्रभाव तो था ही नहीं। पति ने बात बात में मुझ पर ताने कसने शुरू कर दिए थे। सास ने घर के नौकरों को जानबूझकर छुट्टी देनी शुरू कर दी थी। दहेज के सामान में कमी निकालना, पड़ोसियों व मेहमानों के सामने जानबूझकर मुझे बेइज्जत करना आदि शुरू हो गया था। मैं समझ गई थी
कि ये सब मेरे लिए संकेत है कि अपना रास्ता मैं चुन लूं। मगर मैं आखिरी कोशिश तक करना चाहती थी। मैं और अधिक विनम्र होती चली गई और अधिक विनम्रता का परिणाम मुझे जल्दी ही दिख गया था। एक शाम ऑफिस से लौटने के बाद मेरे पति के साथ एक लड़की भी आई थी। मैंने चाय नाश्ता सर्व किया था क्योंकि सभी नौकर छुट्टी पर थे। सासू जी ने खाना बनाने का आदेश दिया था। खाना सबको खिलाने के बाद मैं खाने बैठी ही थी कि पतिदेव ने बेड की चादर बदलने का आदेश दिया था। मैंने चादर बदल दी थी, पर मन में शंका का सांप फन काट कर बैठ गया था, क्योंकि लड़की कमरे में ही थी। खाना समेटकर मैं कमरे में गई थी, एक क्षीण सी आशा की किरण के साथ। मुझे शायद पता था कि ये अंतिम किरण भी जल्द ही विलुप्त होने वाली है। पति ने मुझे फर्श की तरफ इशारा करते हुए सोने को कहा था। हजारों पटाखे मेरे दिल के पास फूट गए थे। मैंने एक चादर निकाली थी कि बिछा लूं। तभी पति ने मेरे हाथ से चादर छीन ली थी। वो फर्श की तरफ इशारा किया था। मैं कुछ देर तक दीवार से टिकी बैठी रही थी, फिर पैर सिकोड़ कर फर्श पर लेट गई थी। दिन भर के काम के बाद थकी हुई थी, तो बैठा भी नहीं जा रहा था। शरीर के साथ मस्तिष्क भी शून्य था और खिलखिलाने की वो दूसरी आवाजें मुझे प्रभावित नहीं कर पा रही थी। कुछ दिन बाद ही मुझे पता चला था कि कोई दूसरा प्राणी भी मेरे दुख में शरीक होने आ रहा है। मैं बेचैन हुई थी और बाबूजी को पत्र लिखकर मैंने बर्तन वाली के हाथ से पोस्ट करवाया था। पत्र पहुंचने में 15 दिन लग गए थे। पूरे 1 माह बाद बाबूजी खुद ही लेने आ गए थे। बाबूजी वो ससुर के बीच कुछ तीखे वाद विवाद हुए थे। उन्होंने सारे आरोपों का खंडन किया था। बाबूजी ने मेरे कमरे में आकर कहा था, 15 दिन बाद मैं आऊंगा। हालात नहीं सुधरे तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा, हमेशा के लिए। सामान तैयार रखना। मन तो चाहता था कि कह दूं कि तब तक जिंदा रही तो चलूंगी ना, मगर मुझे हिम्मत नहीं छोड़नी थी। बाबूजी चले गए थे। मैं अनजान सी बनकर रोजमर्रा के कामों में लग गई थी। तभी सास ने कहा था, तुमने किससे पूछकर अपने बाबूजी को खबर की और कैसे की? मैं चुप रही थी तो उन्होंने पास में पड़ी हुई करछुल उठाकर मेरे सिर पर मार दी थी। सिर में घाव हो गया था। मैं चीख पड़ी थी और उठकर कमरे में आ गई थी। पतिदेव शराब में धुत पड़े सो रहे थे। मैंने अपने आप दवा लगा ली थी। मैंने जाकर पट्टी बांध ली थी। वो खाना बनाने लगे थे। बर्तन वाली ने दया दृष्टि से मेरी ओर देखा था। रात को मेरे बेडरूम में एक नई लड़की थी। मैंने कुछ नहीं कहा था। वो चुपचाप जाकर फर्श पर बैठ गई थी। पतिदेव ने जलती हुई सिगरेट मेरे माथे पर लगा दी थी। वो दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े थे। वो चीखे थे, चुपचाप फर्श पर लेट, तेरा एसी है ये। मैं कांप रही थी। वो रो रहे थे। आने वाले बच्चे पर क्या असर पड़ेगा
ये सोचकर मैं चिंतित थी। मुझे लगा था कि अब ये लोग चोट खाए सांप की तरह हैं और मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं इंटर पास थी, मुझे थोड़ी सी हिम्मत बटोरना था। मैंने बर्तन वाली से विनय की थी कि मुझे सहयोग करें। दोपहर को मेरी सास पड़ोस में गई थी, तभी मैं पुरानी साड़ी पहनकर बर्तन वाली के साथ जाकर बस में बैठ गई थी। वो बाबूजी के पास आ गई थी। आगे कुछ करने से फायदा कम और बदनामी ज्यादा थी, इसलिए मैंने भी बाबूजी को मना किया। मैंने बीए पास किया, बीएड किया और सरकारी नौकरी भी मिल गई थी। इस बीच बेटा हुआ, बहुत सी खुशियां मुझे मिली, तो साथ में हिम्मत भी बढ़ी। अम्मा ने बेटी को संभाला था। अब अम्मा बाबूजी नहीं रहे, लेकिन मन में शांति है। न वो लोग कुछ बोले और न हम लोगों ने कुछ कहा। बात वहीं की वहीं रही। वहां के हालात मुझे पता नहीं और उन लोगों ने मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा। अब जिंदगी चल रही है। चलिए भाभी जी, अपन भी चलें, कहकर अन्नू मुस्कुरा दी थी। मैंने उसकी मुस्कान में छिपी हुई पीड़ा को महसूस किया था। उस रात मैंने मुकेश को बिल्कुल भी हिलने नहीं दिया। मुझे डर लग रहा था कहीं वो भी मुझसे दूर न चले जाएं और उस शापित अहिल्या की तरह मुझे भी जिंदगी गुजारनी पड़े। धन्यवाद।